नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और पीस डील को लेकर कल से बैठक शुरू हुई थी और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी बैठक चल रही है, यानी कि ये पीस डील धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कल की जो बातचीत हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ अगर निकल कर सामने आया तो वो है हॉर्मुज पर हॉटलाइन। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच हॉटलाइन की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब साफ है कि अब बीच में कोई नहीं रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत होगी और ये पहली बैठक जो हुई पीस डील साइन करने के बाद उसका ही नतीजा है और सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि इसकी एक उपलब्धि है इस बैठक की। अब किस तरह से हॉर्मुज पर यह हॉटलाइन काम करेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कल जो बातचीत हुई वो भी कोई कम आप कह सकते हैं ड्रामा से अलग नहीं है। एक ड्रामा देखने को मिला, कुछ नाटक देखने को मिला और ऐसा लगा कि शायद कल ये बातचीत फेल हो जाएगी और ईरान का डेलीगेशन वापस लौट जाएगा, अमेरिका के डेलीगेशन भी लौट आएंगे। दरअसल हुआ ये कि स्विट्जरलैंड में जहां बातचीत हो रही थी तो उसके लिए जो एक हॉल तैयार किया गया था जिसमें पहले से ही कतर के प्राइम मिनिस्टर और साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मुनीर, ये सभी मौजूद थे। क्योंकि ये मध्यस्थता कर रहे हैं इसलिए वो भी मौजूद हैं। इंतजार हो रहा था कि अब ईरान का डेलीगेशन आएगा और साथ ही अमेरिका का डेलीगेशन आएगा। अब जब अमेरिका का डेलीगेशन पहुंच गया, जेडी वांस पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बात कर ली। उसके बाद अब्बास अरागाची दाखिल हुए कमरे में। सभी को लगा कि अब पूरा डेलीगेशन आ जाएगा, उसके बाद दोनों की सबकी मुलाकात होगी जिसमें स्पीकर भी हैं गलीवाफ ईरान के। अब बातचीत होने से पहले ही उन्होंने यानी कि अब्बास अरागाची ने शहबाज शरीफ के पास जाके हाथ मिलाया, उनके कानों में कुछ कहा और उसके बाद वापस लौट गए। और जो वो बोलकर लौटे वो शहबाज शरीफ के चेहरे पर साफ नजर आया, टेंशन, तनाव। अब हुआ क्या था? ठीक उससे पहले, कल बातचीत से पहले एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ये डील फाइनल नहीं होता है तो वो हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे और ईरान के ऊपर जबरदस्त हमला करेंगे। अब जैसे ही ये खबर बाहर निकली, अब जाहिर सी बात है इसका रिएक्शन आना था। ईरान में भी इसको लेकर चर्चा होने लगी और इस वार्ता पर काले बादल मंडराने लग गए और ईरान की ओर से कहा गया था कि हम ये बातचीत रद्द कर देंगे। अब बीच में फिर कतर को आना पड़ा। अब देखिए, शहबाज शरीफ के तो हवाइयां उड़ गई थी, उनके चेहरे से साफ दिख रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। क्योंकि जो डील हो रहा है या हुआ है इसके पीछे कतर ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। तो एक बार फिर से कतर को उतरना पड़ा, ईरान को समझाना पड़ा और सभी को बातचीत के टेबल पर लाना पड़ा। और जैसे ही ईरान मान गया उसके बाद हॉल से सभी जर्नलिस्ट को हटा लिया गया और उसके बाद बातचीत की शुरुआत हो गई। अब जब ये बातचीत की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने कहा कि जब बातचीत हुई तो अमेरिका ने अपना पक्ष रखा, फिर ईरान ने अपना पक्ष रखा। लेकिन ईरान ने जैसा पहले साफ कर दिया था, पहले बातचीत किस पर होगी? लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर और इजराइल के हो रहे हमलों को लेकर। अब इस पर बातचीत फिर शुरू हुई। देखिए, ये एक ऐसा मसला है इजराइल का और हिजबुल्लाह का जिस पर तुरंत तो आप इस पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये काफी वक्त से चला आ रहा है, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। हिजबुल्लाह किसी भी लिहाज से इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इजराइल जिस जगह पे इस वक्त है वहां पर इजराइल रहे, और यही सोच ईरान की भी है। तो ईरान का ही प्रॉक्सी आप कह सकते हैं समर्थित एक उग्रवादी गुट है हिजबुल्लाह। अब इस सोच को आप कैसे बदल देंगे रातों रात? तो यही वजह कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस वक्त ये जंग जारी है। अब कहीं ना कहीं बातचीत तो आगे बढ़ानी है, ईरान भी चाहता है बातचीत आगे बढ़े और साथ ही साथ अमेरिका भी चाहता है। तो अमेरिका और ईरान ने तय किया अपने मध्यस्थों के रहते हुए कि एक सेल बनाया जाएगा। अब इस सेल का क्या काम होगा? सेल का काम ये होगा जो तनाव है, जो टकराव है लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल को लेकर, उसे कम करने के लिए एक सेल तैयार किया जाएगा ताकि इसको कम किया जा सके। अब कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसमें एक अच्छी कदम या पहल उठाया है कि वो खुद शामिल हो गया है। अब उसकी कोशिश जब होगी तो इजराइल को समझा सकता है और ईरान को भी बोल सकता है कि अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह को समझाओ। तो जब ये सेल बनाने की बात पर सहमति बन गई तो फिर ये गाड़ी आगे बढ़ी। अब जब बात आगे बढ़ी फिर मसला आया, वो किसका? बात आया हॉर्मुज का। अब हॉर्मुज को लेकर जब बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले इस बात पर सब लोगों ने सहमति दी कि जो अफवाहें उड़ती हैं
खबरें आती हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, एक बार बात आती है कि ईरान ने इसको बंद कर दिया, फिर बात आती है कि किसी टैंकर पर हमला हो गया, यहाँ पर धमाके हो गए। तो इसके बाद क्या तनाव बढ़ जाता है, जो बातचीत हो रही है इसमें कहीं ना कहीं एक बीच में रुकावट आ जाती है। अब जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच जब भी बातचीत होती है तो सबसे पहले आपने देखा होगा लेबनान पर हमला हो गया, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर दिया, बातचीत के बीच रुकावट आ गई। तो उसको स्मूथ करने के लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से एक सेल बना दिया गया लेबनान के ऊपर अमेरिका और ईरान का, उसी तरह से हॉर्मुज पर जो अफवाहें आती हैं और सुचारू रूप से वहां पर आवाजाही हो सके उसके लिए भी उन्होंने तय कर लिया, अमेरिका ने, ईरान ने, कि एक हॉटलाइन बनाया जाए। अब जो ये हॉटलाइन है सीधे अमेरिका और ईरान के बीच है। मतलब जाहिर सी बात है कि IRGC और सेंट्रल कमांड जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में है जिसका देखरेख करता है, तो सेंट्रल कमांड और IRGC के बीच ये हॉटलाइन रहेगी जो इस पूरे हॉर्मुज को लेकर सीधे कनेक्टेड रहेंगे और इस बात की सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह से कोई रुकावट ना आए, यहाँ से जो टैंकर्स की आवाजाही हो और सुरक्षित ढंग से आवाजाही हो, क्योंकि इसको लेकर लगातार अमेरिका से कहा गया है। और ये बात ना सिर्फ ईरान को कहा था, जब अब्बास अरागाची भारत आए थे तो भारत ने इनके सामने बात रख दी थी कि भाई हॉर्मुज में हमारे जहाज़ों की, हमारे नाविकों की सेफ्टी होनी चाहिए। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को सबके सामने, दुनिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सीधे दो टूक कहा था कि ये जिम्मेदारी है आपकी, अगर डील कर रहे हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और भारतीय टैंकर्स को नुकसान ना पहुंचे और ना ही भारत के जो कर्मी हैं, जो सीमेन से जो काम करते हैं अलग अलग नेवी मर्चेंट शिप्स में, उनके ऊपर भी खतरा नहीं आना चाहिए। तो आखिरकार ये हॉटलाइन बन जाने से फायदा ये होगा कि अब दोनों देश इस पर नजर रखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षित ढंग से यहाँ पर टैंकर्स की आवाजाही हो सके। लेकिन साथ ही आप सोचिए कितना बड़ा कदम है कि पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत होगी, कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, ना ही यहाँ पर पाकिस्तान होगा, ना ही कतर होगा, ना ही कोई और देश होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि इस पूरे डील की, इस पीस प्रोसेस की सबसे अहम पहल है और यही जो हॉटलाइन की शुरुआत हुई है, ये आगे चलकर हो सकता है कि इस डील को पूरी तरह से कामयाब बनाने में मदद करे। अब बात आ गई कि अमेरिका ने तो दो मुद्दों पर प्रगति कर ली और अपनी बात को रख दिया। अब उसके बाद बात आती है कि ईरान को आखिरकार क्या मिला। हालांकि इसमें आप जैसे देखते हैं कि जो परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी को लेकर, प्रतिबंधों को लेकर भी बातचीत हुई है और JD वांस ने भी साफ कहा था कि हमारी प्रायोरिटी है कि किस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम बताएं कि इसको खत्म करना पड़ेगा, एनरिच यूरेनियम हमें देना पड़ेगा। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर आगे बातचीत के लिए तय हो गए। अब जो बातचीत हो रही है दूसरे दिन, इसी टेक्निकल जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि तकनीकी रूप से किस तरह से इन शर्तों को आप लागू करेंगे, उस पर ही आगे की बातचीत चल रही है। अब ईरान के पक्ष में क्या चीजें रही, तो ईरान ने तो दो ऐसी चीजें की हैं जिसके लिए शायद कभी IRGC तैयार ही नहीं होता, यानी इस्लामिक गवर्नमेंट वो तैयार नहीं होती कि हम लेबनान को लेकर थोड़ी ना बात करेंगे, हम तो सीधा चाहते हैं कि लेबनान पे हमले ना हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो हमारा ही कब्जा रहेगा। लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर एक कदम आप कह सकते हैं कि ईरान ने अगर पीछे लिया है तो ईरान को क्या मिला, ईरान को मिला क्या, ईरान को मिले पैसे। जी हाँ, पैसे कैसे मिले? पहली चीज़, अब्बास अरागाची ने कहा है कि बातचीत बहुत अच्छी हो रही है और हमारी जो शर्तें थी उसमें से कुछ चीज़ों को मान भी लिया गया है। पहली चीज़, तेल आयात करने को लेकर छूट मिली है, बड़ी छूट दी गई है कि तेल अब ईरान बेच सकता है। अगर पहले उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसमें से काफ़ी प्रतिबंध को कम कर दिया गया है। ज़्यादा मात्रा में तेल बेचेगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे और साथ ही जो फ्रीज किया हुआ उसके जो एसेट पड़े हुए हैं, यानी जो पैसा उसका अलग अलग बैंकों में पड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट में कहीं पर किसी बैंक में पड़ा हुआ है, कतर में भी उसे करीब $24 बिलियन पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ फंड डिफ्रीज करने को लेकर सहमति बन गई है। तो उसका जो फंड है उसको एक मुश्त वो पैसा मिलने जा रहा है। तो ये जो आर्थिक स्थिति इस वक्त ईरान की है उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत फायदेमंद है। तो ईरान की ओर से जो शर्त रखी गई थी कि तेल के ऊपर जो सैंक्शंस लगा हुआ है तेल बेचने को लेकर उसे कम किया जाए, उस पर एक कदम अमेरिका आगे बढ़ा है। साथ ही जो उसके फंड फ्रीज किए गए हैं उसमें से भी कुछ पैसा उनको मिलना शुरू होगा, उस पर भी अमेरिका एक कदम आगे बढ़ा है। तो देखा जाए तो ये जो बातचीत इस वक्त है वो पूरी तरह से निर्भर कर रहा है कि दो जो उसके सबसे पेचीदे मुद्दे हैं, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है इसमें लेबनान यानी हिजबुल्लाह का मुद्दा। उस पर कहीं ना कहीं एक मत होते हुए आगे बातचीत करने के लिए दो अलग अलग आप कह सकते हैं कि एक तो हॉटलाइन खोल लिया जिसमें सीधी बात होगी अमेरिका और ईरान की, और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका सीधी बात करेंगे लेबनान को लेकर अपने अपने पक्षों के साथ। यानी ईरान बात करेगा उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह के साथ और अमेरिका बात करेगा इजराइल के साथ। लेकिन इस सबके बीच में अगर मध्यस्थों की बात की जाए तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो मध्यस्थ होंगे वो हटते जाएंगे।
क्या सवाल भी है कि वाकई में क्या धीरे धीरे जो मध्यस्थ है पाकिस्तान या कतर है क्या हटते जाएंगे, या फिर आने वाले वक्त में इनकी भी कोई भूमिका होगी? इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी।